गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के सोल्यूशन है वो अब इसमें डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वुफ्स हमारा खत्म हो चुका है, तो हम चैप्टर 2 में अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेसिकली मैं सब्सक्राइबर और लाइक्स और कमेंट्स की भीख मांगने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मतलब मुझे काफ़ी मोटिवेट करती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, ऑब्वियसली वो किसी भी क्रिएटर को करेंगी। ठीक है, और एक चीज़ और, बड़ी अजीब सी हरकतें हो रही हैं चैनल पे। मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि कमेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, या मुझे ये बता दीजिए, या ये वाली लाइन का मतलब क्या है, या ये क्वेश्चन ऐसे क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट ऐसे क्वेश्चन करता हूँ, जनरल स्टूडेंट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट्स में आता है ग्रेट वर्क, ठीक है, लाइक इट एंड वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स। नहीं, ये सब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, और मतलब मैं और फिर मैंने इनके चैनल्स कुछ भी जाके देखा कि एक्चुअली में ये लोग करते क्या हैं। तो ये लोग लाइक्स और व्यूज बढ़ाते हैं। इस तरह से नहीं बढ़ाने मुझे अपने लाइक्स और व्यूज। ठीक है, मतलब ये मेरे एक्सपेक्टेशन के भी खिलाफ है, और जो मैं करना चाहता हूँ ये उसके भी खिलाफ है। ठीक है, तो मैं ऐसे कमेंट्स को खास तौर पे मतलब नेग्लेक्ट ही करता हूँ, नहीं देखता हूँ। ठीक है, और अगर आपको कुछ कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको कमेंट्स में लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस बार मैंने थोड़ी नई अप्रोच ट्राई करी है इस एक्सरसाइज को खास तौर पे कराने के लिए। ठीक है, मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है, तो इसमें ये अनबन सी चीज़ें आपको बगल में दिखती रहेंगी। ठीक है, थोड़ा इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। और आप चिंता मत करिए, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी भड़ास निकलती रहेगी। ठीक है, तो अब ठीक है, इस बार मेरा मन था कि इसको थोड़ा ऐसे बनाया जाए। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि उसका पहला पार्ट है कि एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स। इसका मतलब कि वो क्या है जिसको हम मतलब उस चीज़ को बताइए जिसमें आप जो अंदर की चीजें हैं उसको आप छुपा देते हैं। ठीक है, और सिर्फ काम की चीजें ही सामने दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक, अब रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, मतलब आपने सारे सारे डेटा को, सारे फंक्शंस को एक यूनिट में बांध दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब आते हैं तीसरे के ऊपर कि डैश इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास है। वो क्या है? जो कि एक इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, ऑब्जेक्ट। सिंपल। ठीक है, क्लास से आप क्या कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एक चीज़ और जो थोड़ी सी मतलब मुझे बॉदर कर रही है या समझ में नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। ठीक है, इन्हीं कमेंट्स के बारे में बोलूँगा कि लाइक योर वर्क, ठीक है, गुड, कीप इट अप एंड वांना बी फ्रेंड्स टाइप वाले कमेंट। ठीक है, तो मतलब मैं अपने चैनल, जाहिर सी बात है मुझे अपने चैनल की एनालिटिक्स तो पता होंगी ना। ठीक है, तो उसमें एवरेज आता है 20 सेकंड से 40 सेकंड। ठीक है, मेरा वीडियो है 7 से 8 मिनट का। ठीक है, ये इस पूरे 100% का 10% में नहीं देखा आपने, और आपने ये कमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब या तो आप हमें पागल समझते हैं या आप हैं। ठीक, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी नया हूँ यूट्यूब, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली मैं कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैं भी ग्रो ही कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप ही लोगों के साथ मतलब सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए कमेंट में कि भाई कैसे से सुधार सकते हैं उसे, पर एटलीस्ट कमेंट करके बताइए तो सही। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ऊप्स। ठीक है, मतलब कि हमारा ऊप्स प्रोग्राम क्या है। ऊप्स और उसके एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया। तो ऊप्स क्या है भाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग की अप्रोच है जो डील करती है ऑब्जेक्ट्स के साथ, ना कि प्रोसीजर्स के साथ। ठीक है, मतलब सिंपल फंक्शंस लिख दिए, इससे डील नहीं करती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट से डील करती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ डेटा और कुछ फंक्शंस होते हैं जो उनके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक, अब एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस वही जो लास्ट चैप्टर के लास्ट में एकदम डिफाइंड है। सिंप्लिसिटी, मॉडिफाइबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और सिक्योरिटी। ठीक है, इसको मैंने एकदम एकदम आराम से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक टॉपिक को। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरा लेक्चर देख लीजिए लास्ट वाला, उसमें एकदम इजी वे में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है,
और तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये वाइट मुझे बड़ा सही लगता है, मैंने इसको इसीलिए ही इस वीडियो में डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा नया लग रहा था। ये बताइएगा ये अप्रोच कैसी लगी आपको, अगर सही लगी तो फिर आगे ऐसे ही बनाएंगे, वरना कुछ नया ट्राई किया जाएगा। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारी इंस्टेंस ऑफ क्लास होती है, ठीक है। और क्लासेस हमारी जो होती हैं वो ब्लूप्रिंट होती हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे कि जब एक घर बनता है, ठीक है, तो उस घर का पहले एक नक्शा बनता है, ठीक है। नक्शे से हमको पता चलता है, मतलब जो बिल्डर होता है उसको मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ किचन बनाना है, यहाँ डाइनिंग हॉल रखना है, ठीक है, यहाँ जो है ये पोर्च का एरिया होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब ये ब्लूप्रिंट में आती हैं, ठीक है। तो क्लासेस एक तरह का ब्लूप्रिंट है, मतलब बताती हैं कि भाई यहाँ ये फंक्शंस हैं, ये डेटा मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो एक ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कि आपने उसको रियलिटी में उतार दिया, मतलब जो ब्लूप्रिंट है आपने उसका घर बना दिया, ठीक है। तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक ही ब्लूप्रिंट से 6-7 घर बन सकते हैं, 8-10, जितने चाहे उतने बना लीजिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस होता है क्लास का, और क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है जिससे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है और क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है। मतलब क्लास आपने सोची होती है भाई ऐसे दिखेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। ऑब्जेक्ट उसको जब रियलिटी में आप चेंज कर देते हैं तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड थ्रू न्यू कीवर्ड। जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो आपको पहले क्लास के नेम के आगे न्यू लगाना पड़ता है। कैसे करेंगे ये तो हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। अभी बस ये समझ लीजिए कि न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। क्लासेस को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है, तो एकदम ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, एकदम एकदम टू द पॉइंट। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेनी टाइम्स एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब जितनी बार आप चाहें उतनी बार, जैसे एग्जांपल दिया ना आपको कि आप एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए घर का और कि जितने मन चाहे उतने घर बनाइए, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही घर दिखेंगे सारे के सारे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? कितनी बार भी बना लो, ठीक है। क्लास आप एक ही बार बनाते हो, मतलब ब्लूप्रिंट तो भाई एक ही बार बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप और क्लासेस नहीं बना सकते, डिफरेंट क्लासेस भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एक तरह के ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए एक तरह की क्लास बनती है, ठीक। अब आते हैं ऑब्जेक्ट एलोकेट्स मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी एलोकेट कर लेता है जब वो क्रिएट होता है भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में उसकी एक जगह है, वो लॉजिकल एंटिटी नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। तो वो कुछ स्पेस तो खाएगा, ठीक। तो इसलिए ऑब्जेक्ट एलोकेट्स मेमोरी व्हेन इट्स क्रिएटेड और क्लास डज नॉट एलोकेट मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड, क्योंकि वो लॉजिकल है। सिंपल सा एग्जांपल में दिमाग में रखिएगा ब्लूप्रिंट का कि एक घर का नक्शा है और घर बन रहा है, ठीक है। सारे आंसर आप करते हुए चले जाएंगे, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब आता है सवाल कि भाई इनहेरिटेंस क्या है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, और एग्जांपल से बताइए। तो इनहेरिटेंस जैसा कि मैं पुराने लेक्चर्स में अपने बता ही चुका हूं कि एक आपने इनहेरिटेंस क्या होता है भाई कि सिंपल वर्ड पे हमेशा फोकस किया करिए, इन सब का कुछ रेलिवेंस है। तो इनहेरिटेंस क्या है कि आपने एक बेस क्लास ली, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ग्लोबल होंगी, जो हर जगह यूज होंगी, वो आपने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको इनहेरिट कर लिया एक दूसरी क्लास में जिसको जो कि डिराइव्ड क्लास होती है, ठीक है। और आपने उन प्रॉपर्टीज का भी यूज कर लिया और जो आपने डिराइव्ड क्लास में कुछ अपनी प्रॉपर्टीज लिखी थी वो भी यूज कर ली। तो बेसिकली आपका क्या डबल ऑफर हो गया, ठीक है। कि तो अब इसको इंग्लिश में समझते हैं। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। जो न्यू क्लास होती है वो डिराइव्ड क्लास होती है और जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लास होती है वो बेस क्लास होती है। और डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स associated with the data are accessible in the inherited class। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो डेटा मेंबर और जो मेथड्स हमारे बेस क्लास में होंगे वो हमें इनहेरिटेड क्लास में भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको और समझेंगे। अभी बस ये समझ लीजिए कि एक फादर है, ठीक है, उसने उसके जो क्या कहते हैं जो सामान है और जो कुछ मतलब उसका छोट-मोट सामान हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब वो अपने बच्चे को दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे को एक्सेस करने को दे रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे आपके पास आपका मोबाइल भी है, ठीक है, और आपने पापा का मोबाइल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप उनका भी पेन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ये आप इनहेरिट कर रहे हो। उनकी प्रॉपर्टीज को भी आप यूज कर रहे हो और अपनी प्रॉपर्टीज भी यूज कर रहे हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर सामने सामने देखें, जो आप एग्जाम में लिखेंगे, अभी पापा पापा बेटा तो नहीं लिख सकते, जाहिर सी बात है। तो हम लिखेंगे क्या भाई, हमारा कि जैसे मोबाइल फोन है, ठीक है। तो मोबाइल फोन हमारी क्या हो गई, बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास, उसके अपने कोई डेटा मेंबर्स और फंक्शन है, ठीक है। और डिराइव क्लास क्या हो गई, विंडोज का फोन, एंड्रॉइड का फोन, एप्पल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 3 फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ऊप्स, ठीक है। अब भाई इनहेरिटेंस तो आपको समझ में आ गया। अब इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बात, आप पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज कर सकते हो,
ठीक है, आप रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को अप्लाई कर रहे हो। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, अब आप उसी को रीयूज कर सकते हो सिर्फ क्लास को एक्सटेंड कर करके, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मॉडिफाइबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी मैंने आपको बताया था, अब एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके आप कितनी भी डिराइव क्लासेस बना सकते हो, तो कितना भी बड़ा प्रोग्राम आपका हो सकता है, सब इनहेरिटेड चलेगा, उसको आप अंदर से अपने मन से मॉडिफाई भी कर सकते हो, तो मॉडिफाइबिलिटी को भी लगा रहा है। तो समझ रहे हो, ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनहेरिटेंस के। अब ये तो यहाँ फुल थ्रू आता रहेगा, इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए लगाया है, तो इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ऐसे ठेंगा मन के आ रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। तो डायग्राम के हिसाब से हमें आंसर करना था, तो क्या कहते हैं, ये डायग्राम था, स्टूडेंट था, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। पूछा ये गया है कि भाई नेम डिराइव्ड क्लास एंड बेस क्लास, ठीक है। अब आप इस फोटो को देख के बताइए कि भाई बेस क्लास कौन सी होगी और डिराइव्ड क्लास कौन सी होगी। आगे बढ़ गया, अच्छा ये रहा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। ग्रेजुएट, जैसे ग्रेजुएट है वो एक डिराइव क्लास है किसकी, स्टूडेंट की। पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो डिराइव क्लास है ग्रेजुएट की, ठीक है, वो इंटर्न डिराइव क्लास है स्टूडेंट की। मतलब जो ग्रेजुएट है वो स्टूडेंट से डिराइव हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो ग्रेजुएट से डिराइव हुआ। अब आप देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट में हमें स्टूडेंट के फंक्शंस और ग्रेजुएट के फंक्शन, दोनों के फंक्शंस इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है। ग्रेजुएट में हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के फंक्शन ही क्या कहते हैं वो होंगे, मतलब एक्सेसिबल होंगे। बड़ा सिंपल सा रिलेशन भी है, एक स्टूडेंट जो है वही ग्रेजुएट होता है, वही पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारी बेस क्लास हो गई, ग्रेजुएट हमारी उसकी क्या कहते हैं डिराइव क्लास हो गई, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट की डिराइव क्लास हो गई, तो वही हमारा आंसर है, ठीक। अब विच कॉन्सेप्ट ऑफ oops इज अप्लाइड और इम्प्लीमेंटेड इन द फिगर, इनहेरिटेंस। बड़ा सिंपल सा आंसर था, ठीक है। हमारा फिगर से इनहेरिट चल रहा है, इनहेरिटेंस चल रहा है, तो यही हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा है कि हाउ डू एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो बहुत सिंपल है, जो इनकैप्सुलेशन है, अब जैसे आपने भाई एक यूनिट ले ली, उसमें आपने फंक्शंस डाल दिए, उसमें डेटा मेंबर डाल दिए, ठीक है, आपने उनको एक यूनिट में क्लोज कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब उस पर आपने डेटा हाइडिंग लगा दी, ठीक है, कि भाई 10 डेटा, हमने उसमें 10 डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, 2 फंक्शंस हैं, खाली एक फंक्शन अवेलेबल रहेगा बाहर वालों को, ठीक है, और 5 डेटा मेंबर हमारे अवेलेबल रहेंगे। तो आपने क्या किया, आपने एक तरह से कुछ एसेंशियल फीचर्स को रोक लिया और क्या कहते हैं सिर्फ जो रिक्वायर्ड पैरामीटर, सिर्फ जो रिक्वायर्ड डेटा मेंबर्स थे उनको आपने सामने वाले को दिखाया, तो कुछ चीज़ें छुपा ली ना आपने। तो जब आप इनकैप्सुलेट करते हैं किसी चीज़ को और डेटा हाइडिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक प्राइवेट मेंबर्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप इनकैप्सुलेशन को ही दिखा रहे हैं सामने, मतलब आप एब्स्ट्रैक्शन को ही दिखा रहे हैं सामने, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इनकैप्सुलेशन है और जो एब्स्ट्रैक्शन है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब अगर एक लगता है तो दूसरा अपने आप लग ही जाता है, ठीक है। तो राम श्याम भाई, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 7 पता नहीं क्यों यहाँ लिखा रह गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो ये है एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म विद एन एग्जांपल। अब पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, ये मैं अपने लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जब एक ही फंक्शंस अलग अलग तरीके से बिहेव करे या एक ही ऑपरेटर अलग अलग तरीके से बिहेव करे तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सीधा सिंपल सा एग्जांपल समझिए, ठीक है, कि अगर एक हस्बैंड जो है, सपोज एक हस्बैंड है, एक मदर है, सपोज एक हस्बैंड है, ठीक है, तो वो एक ही टाइम पे हस्बैंड भी है, ठीक है, किसी का फादर भी हो सकता है, कहीं का एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हर जगह पर अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते होते हैं। जैसे मम्मी को ही ले लीजिए, आपकी अपनी मम्मी, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, वो एक वर्किंग लेडी भी हो सकती हैं, वो किसी की बहन भी हो सकती हैं, ठीक है, वो किसी की मामी या किसी कुछ भी लग सकती हैं, ठीक है। और हर रिश्ते के हिसाब से या हर वो जिस जगह को भी बिलोंग करती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उनके फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि एक ही चीज़ जब अलग अलग तरीके से बिहेव करती है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली मतलब कई तरीके से, मॉर्फिज्म मतलब अपना रूप बदल लेना, ठीक है। तो कई तरीके से अपना रूप बदल लेने को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। अब करते कैसे हैं भाई, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग भी मैं समझा चुका हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सिंपल सा प्लस का एग्जांपल ले लीजिए। जब आप स्ट्रिंग्स
के बीच में प्लस लगाते हैं तो वो सब कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। जैसे आपने द वर्चुअल के बीच में अगर प्लस लगा दिया तो द और वर्चुअल दोनों जुड़ जाएंगे। अगर आपने 1 + 2 कर दिया तो वो 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक जगह वो ऐड कर रहा है, एक जगह कॉन्कैटिनेट कर रहा है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, ऐसे ही मेथड ओवरलोडिंग भी होती है, उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। अब हर चीज़ तो मैं सोल्यूशन वीडियो में बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है कि हमें पूछा गया है कि डेटा हाइडिंग को बताइए ऊप्स के हिसाब से। तो डेटा हाइडिंग में बस 2 चीज़ें एक बार अपने दिमाग में रखिएगा कि पब्लिक प्राइवेट। ठीक है, ये जो कीवर्ड हैं इनकी मदद से आप डेटा हाइडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ पब्लिकली अवेलेबल रहेगी, कौन सी चीज़ प्राइवेटली अवेलेबल रहेगी इस क्लास के लिए। तो उसी के बेसिस पे बाकी क्लासेस आपकी क्लास की चीज़ को या तो एक्सेस कर पाएंगी या तो नहीं कर पाएंगी। तो आपका डेटा उसी हिसाब से हाइड होगा या नहीं होगा। यही आपका सिंपल सा डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आगे प्रोग्राम्स में देखेंगे, बट अभी इस पिक्चर को एकदम अपने दिमाग में लिखिए। ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से अपनी थ्योरी लिख के ले जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो उसका एक्चुअल डेफिनेशन है वो तो मैंने सामने लिखा ही हुआ है, तो उसको आप देख ही लीजिएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए सिंपल सी बात है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। आपने एक ही नाम के 2 या 3 फंक्शन या 4 फंक्शन लिख दिए। ठीक है, उसके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो आपने सेम कर दिए। ठीक है, एक केस ले लेते हैं जब आपने पैरामीटर सेम किए, एक केस ले लेते हैं जब आपने पैरामीटर डिफरेंट किए। दोनों यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। वैसे मान लीजिए एक डेफ ABC है, उसमें इंट A इंट B है, और एक डेफ ABC है, इंट A इंट B इंट C, ये 3 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब अगर आप इन्हीं दोनों फंक्शन को एक ही क्लास के अंदर लिख देंगे तो ये क्या हो गया, आपने फंक्शन ओवरलोड कर दिया। मतलब एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग पैरामीटर्स की लेंथ के हिसाब से अलग अलग बिहेव करता है। ठीक है, और दूसरा वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। अब ये है कि भाई आपने पैरामीटर तो 2 ही रखे, पर एक में आपने इंटीजर पैरामीटर रखा, एक में आपने स्ट्रिंग पैरामीटर रखा, तो उसके हिसाब से भी फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन मतलब होंगे। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, पाइथन फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। वो हमेशा लास्ट डिफाइंड फंक्शन को ही प्राइम मानेगा। मतलब बेसिकली ओवरराइड करते हुए चला जाता है। मतलब अगर आपने 4 फंक्शन लिख दिए एक ही नाम के, तो जो लास्ट फंक्शन लिखा होगा वो उसको उठा लेगा, पहले वाले को छोड़ देगा। ठीक है, यही शायद अगले क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा। खैर, फंक्शन ओवरलोडिंग होती क्या है, डिक्लेयरिंग अ फंक्शन विद सेम नेम बट ईदर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, और ये उसका एग्जांपल है सिंपल सा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, इस फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्टेड बाय पाइथन? नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं सपोर्ट होती है। पाइथन अंडरस्टैंड्स द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कि एक ओवरलोडेड फंक्शन लिखिए ऐड के नाम से। ठीक है, जो कि 2 नंबर्स को ऐड करे, अगर नंबर परफॉर्म किए, अगर नंबर भेजे जाएं और अगर स्ट्रिंग्स भेजे जाएं तो उनको कॉन्कैटिनेट कर दें। तो बड़ा सिंपल सा है। ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, प्लस। ठीक है, 2 फंक्शन में डिफाइन कर दिया, एक ऐड AB इंट इंट, ठीक है, और एक ऐड AB स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, ये ऑपरेटर यूज करेंगे सिंपल से, या तो वो 2 फंक्शन ऐड मतलब नंबर को ऐड कर देंगे, अगर इस वाले ऐड में जाएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर वाले ऐड में जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं तो ये हमारा जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा। अगर इस वाले फंक्शन में जाएगा तो हमारा जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा ओवरलोडेड फंक्शन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब ये है कि हमें आउटपुट बताना है कि मोस्ट प्रोबेबल आउटपुट क्या होगा। ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट बताना है कि भाई क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो यही देखिए, ये मैंने एक्चुअल रन किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 2 डेफिनेशन थी, एक डेफ सम 3 पैरामीटर पास किए थे, एक डेफ सम 2 पैरामीटर पास किए थे। जो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पाइथन फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो लास्ट वाली डेफिनेशन ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, तो पहले वाले में आंसर आया भाई सम इक्वल्स टू 30, दूसरा वाला उसको पहचान में नहीं आया। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला डेफिनेशन लिया, लास्ट वाले डेफिनेशन के हिसाब से 2 पैरामीटर होते हैं, 3 नहीं। तो वहीं आ गई आपकी एरर कि सम टेक्स एग्जैक्टली 2 आर्ग्यूमेंट्स 3 गिवन। तो ये आपका सिंपल सा आउटपुट है जो बता रहा है कि भाई फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है, फंक्शन ओवरलोडिंग। इजी, एकदम सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर फंक्शन ओवरलोडिंग और नॉट। मतलब जो एग्जाम्पल हैं वो फंक्शन ओवरलोडिंग है कि नहीं। ठीक है, दोनों ही फंक्शन
फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बट पाइथन उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो एक ये तो रीज़न हो गया भाई कि पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, बट जिस तरह से इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है उस हिसाब से वो फंक्शन ओवरलोडिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक सिंपल सी मिस्टेक ये है कि दोनों में नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब दोनों ही एग्जांपल्स में डेफ के आगे फंक्शन का नाम नहीं दिया हुआ है, तो फंक्शन ओवरलोड जो है वो एक तरीके से एरर दे देंगे, ठीक है। ओवरलोडिंग करने की कोशिश की गई है पर वो एरर दे देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14। बताना है कि भाई बाइंडिंग क्या है, ठीक है। बढ़िया है ना, ये इमेज मस्त लग रही है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आता है कि भाई डिफाइन करिए बाइंडिंग क्या है, ठीक है। तो बाइंडिंग एक प्रोसेस है टू लिंक द फंक्शन कॉल टू द फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए कि आप एक पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। उस प्रोग्राम में आप ऊपर फंक्शन डिफाइन कर दिया आपने, भाई ये फंक्शन यूज़ करना है, बीच में आपने प्रोग्राम के उस फंक्शन को कहीं कॉल किया, ठीक है। तो बाइंडिंग क्या करती है, जब कोई प्रोग्राम कंपाइल होता है तो बेसिकली उस फंक्शन कॉल को उस फंक्शन से लिंक करता है, ठीक है। क्योंकि जब एक बार लिंक बैठा देगा तो जब आपका एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो भड़बड़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, सीधे बाइंडिंग के हिसाब से वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर ही हमारी डायनेमिक और स्टैटिक बाइंडिंग दोनों आती हैं, ठीक है। कि मतलब आपने कंपाइल टाइम पे एक बाइंडिंग चलती है और एक बाइंडिंग होती है कि जिस टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसी वक्त लाइव बाइंडिंग बनती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बाइंडिंग पूछा जाए कि बाइंडिंग क्या है, तो प्रोसेस ऑफ लिंकिंग फंक्शन कॉल टू द फंक्शन डेफिनेशन, सिंपल सा आंसर होगा, ठीक है। और ये देखो क्या है, मतलब आंसर में लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन कॉल इज मेड, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अगले क्वेश्चन में ही हमारा स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में पूछ लिया जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। मैं सही हूँगा भी क्योंकि मैंने ही प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक। तो डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। तो स्टैटिक बाइंडिंग क्या है, एट द कंपाइल टाइम, ठीक है। और डायनेमिक बाइंडिंग कब होती है, रन टाइम पे, मतलब यही डायनेमिक बाइंडिंग ही हमारी लाइव बाइंडिंग है और स्टैटिक बाइंडिंग हमारी होती है कंपाइल टाइम पे, ठीक है। और स्टैटिक बाइंडिंग में एक्चुअल ऑब्जेक्ट बाइंड नहीं होता है, ठीक है। और डायनेमिक बाइंडिंग में एक्चुअल ऑब्जेक्ट बाइंड होता है, ठीक है। स्टैटिक बाइंडिंग में मेथड ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है। और डायनेमिक बाइंडिंग में मेथड ओवरराइडिंग हो जाती है, ठीक। तो मतलब ये हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होती है, बट हो जाती है। तो ये 3 डिफरेंस याद रखिएगा। अभी शायद उतना सेंस ना बनाइए, ठीक है, बट जो अगला चैप्टर है उसमें हम इसको करेंगे, मतलब ये प्रोग्रामेटिकली हम लोग करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि हम एक्चुअली में बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इन आंसर्स को नोट कर लीजिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा है एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें एरिया निकालना है बाय ओवरलोडिंग, ठीक। तो ये 3 फंक्शन लिख दिए। अब पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए गए हैं कि भाई मेथड ओवरलोडिंग पे इतना फोकस किया गया है, जबकि ओवरलोडिंग पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखा है तो हम करेंगे भी, ठीक है। तो बेसिकली 3 फंक्शन लिख दिए हैं, ठीक है। हमें एरिया निकालना है, पहले में हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो हमने रेडियस पास किया, दूसरे में हमें स्क्वायर मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ पास किया, तीसरे में हमको क्या निकालना है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमने हिरॉन्स फॉर्मूला का यूज़ कर लिया। मैथ्स है सिंपल सी, ठीक है। तो फॉर्मूला चाहे तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, बट वो फॉर्मूला यूज़ किया। तो ये एक ही नाम के 3 फंक्शन, अलग अलग पैरामीटर पास हुए हैं, उसी बेसिस पे वो फंक्शन वैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा फंक्शन ओवरलोड हो गया, ठीक। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, ठीक। वॉल्यूम फाइंड करना था, ठीक है। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम, अलग अलग तरीके से हमको वॉल्यूम फाइंड करने थे, ठीक है। एक सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एक हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया, क्यूब का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये तीनों वॉल्यूम जो हमको फाइंड करने थे, पहला वाला हमारा क्यूबॉइड है, दूसरा वाला हमारा क्यूब है, तीसरा वाला हमारा सिलेंडर है। उसी के बेसिस पे पैरामीटर्स पास हुए, ठीक है। और वैसा ही वॉल्यूम हमको कैलकुलेट होके मिल गया 3.14, जो पिछले वाले क्वेश्चन में तो नहीं है, अच्छा हाँ है क्वेश्चन नंबर 16 में भी है। तो 3.14 जो यहाँ यूज़ हुआ है और 3.14 जो यहाँ यूज़ हुआ है, ये पाई की वैल्यू है। पाई एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बहुत लंबी होती है, हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि 3.14 होगी। अगर आप 22 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो पाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, या फिर एग्जाम में जो भी दे तो वो पाई की वैल्यू आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमारा वॉल्यूम निकल गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है एक्सरसाइज खत्म हो जाती है बेसिकली पूरी की पूरी चैप्टर 2 की। तो हम अगले
बाहर से हम चैप्टर 3 पे हम प्रोसीड करेंगे, मतलब उसको इन डेप्थ जानेंगे, फिर बाद में उसकी भी एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसा ही करते करते हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। चलिए, होप करता हूँ कि इस बार आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो मैं आगे आने वाली जो प्रेजेंटेशन है मैं उसमें यही डालूंगा, या आपको इसमें कुछ गलत लगता हो तो मुझे वो भी बताइएगा, ठीक है। कमेंट्स में आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, ठीक है। शेयर करिए, लोगों को बताइए। If you liked our content, kindly like, share and subscribe us so that we get motivated and we can provide you more informative videos on the same subject.